Hi friends, so let's start with the basic discussion of bills of exchange. For understanding this discussion, I must tell you a small story of two businessmen whose names are Mr. A and Mr. B. Mr. A is a sailor and Mr. B is a buyer. They are dealing with each other quite regularly for number of years. Now A as a sailor, he is having two choices. His choice number one is only to sell goods on cash basis because he doesn't want to suffer from the loss of bad debts. And his second choice is he can sell the goods on cash as well as credit basis. What is a credit? Buy now, pay later. आज वस्तू घेऊन जा, काही पिरियड नंतर त्याचे पैसे द्या. Such credit is regularly allowed in the market when that particular seller and buyer, they are dealing over a long period of time. Buyer has proved his honesty in repayment. So sailors, they normally give credit. So in bills of exchange, it is going to be a fundamental story of a credit sale made by Mr. A to Mr. B of the goods costing, say imaginary figure, rupees 10,000. And he made that sale, suppose, on 1st April 2020, and he allowed Mr. B a credit of 2 months. So B will make the payment to A after 2 months. So यहाँ पे कुछ पार्टीज तैयार हुए हैं. एक बन गया है तो सेलर है फंडामेंटली, ए बन गया है बी का क्रेडिटर. हु इज अ क्रेडिटर? A creditor is a person to whom amount is payable. And from A's point of view, B बन गया है उसका डेटर. A debtor is a person from whom amount is receivable. क्या होता है मार्केट में, आप अगर कैश बेसिस पे सेल करोगे तो आपका टर्नओवर, सेल, टोटल बिजनेस उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ने का उसका पोटेंशियल है, ताकत है. सो नॉर्मली बिजनेस में जो रेगुलर बायर्स है, लॉयल कस्टमर्स है, उनको बिंदास क्रेडिट दिया जाता है, रिस्क लिया जाता है. बैड डेट्स हो सकते हैं, होंगे ही इसकी कोई गारंटी नहीं, ना होंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. सो बिजनेस में रिस्क ली जाती है. मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ. 1985 में मैंने कोचिंग क्लासेस शुरू किए, मैंने भी रिस्क लिया. और 1985 से आज 2020 तक मैं रिस्क ही ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही पता चला था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, रिस्क टेकिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, क्वालिटी ऑफ अ बिजनेसमैन. और आगे भी जाके इसमें थोड़े इम्प्रूवमेंट्स हैं. नो रिस्क नो गेन, और उसका लास्ट स्टेप है हायर द रिस्क हायर द गेन. सो ये जो सेलर है मिस्टर ए, ये रिस्क लेता है बिंदास्त. अपने लॉयल कस्टमर मिस्टर बी को 10,000 के गुड्स 2 महीने के क्रेडिट पे 1 अप्रैल 2020 को सेल करता है. तो यहाँ पे प्राइमरीली दो पार्टीज पिक्चर में आ गई. मैं वही बता रहा था. सेलर मिस्टर ए जो बी का, बायर का बन गया है क्रेडिटर, और बायर मिस्टर बी जो सेलर मिस्टर ए का बन गया है डेटर. सेलर ने गुड्स डिलीवर किए, उसके साथ सेल्स इनवॉइस बना के भेजा. अगर मिस्टर बी
2 महीने बाद ये 10,000 रुपये नहीं देता है, तो भैया मिस्टर ए के पास कौन सा प्रूफ है कि बी उसका डेटर था? आई होप यू अंडरस्टैंड। आप कहोगे सर सेल्स इनवॉइस है ना। अरे बाबा, सेल्स इनवॉइस कोई भी किसी के नाम में निकाल सकता है, चाहे किसी ने गुड्स लिए हैं या ना लिए हैं। मैं भी क्लास के ऑफिस में बैठ के किसी भी स्टूडेंट के नाम में एडमिशन का पार्ट पेमेंट का रिसीट बना सकता हूँ, और ये भी कह सकता हूँ कि उससे बाकी का पार्ट रिसीवेबल है। ये प्रूफ नहीं है। सो सेल्स इनवॉइस को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो अब क्या करेगा? ये बातें हर एक बिजनेसमैन को अच्छी तरह से मालूम होती है कि अगर पैसे नहीं मिले फ्यूचर में 2 महीने बाद तो क्या हो सकता है। कोर्ट ऑफ लॉ मिस्टर ए की तो कोई मदद करेगा नहीं, ये मिस्टर ए जानता है। कारण हम लॉ जब पढ़ेंगे तो वहां पे लॉ ही कहता है, बिजनेस लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मला कायदा माहिती नाही आहे हे कोर्टामध्ये कारण चालत नाही। कारण इंडियन लॉ म्हणतो, इंडियन लॉ सेज इफ यू आर एन इंडियन यू मस्ट नो इंडियन लॉ। आई से अगेन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सो मिस्टर ए को टेक्निक मालूम है खुद को सेफगार्ड करने का, प्रोटेक्ट करने का। सो जैसे ही वो सेल्स इनवॉइस बनाएगा बायर बी के नाम में 10,000 का, एट द सेम टाइम he will prepare a bill of exchange and he will draw on Mr. B। ये बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है। ये स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। स्टैम्प पेपर पे जो होता है डॉक्यूमेंट, उसे लीगल वैलिडिटी होती है। सिंपल शीट ऑफ पेपर पे कोई भी किसी को कुछ भी लिख के दे। मैं भी किसी स्टूडेंट को एक्साइटमेंट में, जिसे 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में मिलते हैं, उसे भी मैं उसके नोटबुक पे लिख के दे सकता हूँ। इतना मैं आज खुश हूँ कि तुम पुणे में फर्स्ट आ गए कॉमर्स में 12th में, तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे रहा हूँ और नीचे मेरा सिग्नेचर भी। इस कागज के टुकड़े पे कोर्ट ऑफ लॉ को कोई वैल्यू नहीं है। इट शुड बी ऑन द स्टैम्प पेपर। So bill of exchange is a legal instrument which is prepared, written on a stamp paper, and it is prepared by Mr. A, seller, creditor, and it is drawn on Mr. B, buyer, debtor। एक थोड़ा सा क्वालिटेटिव कमेंट बीच में, ए बिल ऑफ एक्सचेंज is a negotiable instrument as per Negotiable Instrument Act 1881. Yes, as per that act, there are 3 negotiable instruments in the business world. One, जो आप बचपन से जानते हो, चेक। Second one, unknown to you, bill of exchange। और तीसरे का नाम है प्रॉमिसरी नोट। आपके 12th के सिलेबस में बिल ऑफ एक्सचेंज है। उसमें भी 2 टाइप के बिल होते हैं, ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल। इसमें से ट्रेड बिल यही आपके सिलेबस में है। राइट टाइम पे मैं ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल पे एक क्वालिटेटिव कमेंट, जो जरूरी नहीं है फिर भी आपको मैं नॉलेज दूंगा राइट टाइम पे। ये शुरुआत है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाएगा बाय मिस्टर ए। सो ए को हम आज के बाद कहेंगे ड्रॉवर ऑफ द बिल। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रॉवर? ए ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। इनटू ब्रैकेट में हमेशा कहता हूँ, इज अ सेलर, ही इज अ क्रेडिटर। और सर कोई पूछेगा बी का नाम क्या है? बी को कहेंगे ड्रॉवी, DRAWEE। ड्रॉवी
is a person on whom a bill of exchange is drawn. So A B के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा. जरा आपका इमेजिनेशन का मशीन आप जरा शुरू करोगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा. नो बोर्ड विथ मी, नो शीट ऑफ पेपर विथ मी, जस्ट ऑन योर इमेजिनरी स्क्रीन बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया कैसे जाता है. स्टैम्प पेपर पे इस साइज का अगर आप रेक्टेंगल इमेजिन करोगे तो राइट हैंड टॉप पे आपके एंगल से यहाँ पे ड्रॉवर मिस्टर ए का नाम और ब्रीफ एड्रेस होगा. ड्रॉवर का नाम, ब्रीफ एड्रेस, उसके पीछे डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल जो हमारे डिस्कशन में है 1 अप्रैल 2020. सो राइट हैंड आपके एंगल से राइट हैंड कॉर्नर का काम हो गया. ड्रॉवर का नाम मिस्टर ए, ब्रीफ एड्रेस एंड डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल. आपके एंगल से लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डॉटेड रेक्टेंगल और उसमें हम कैपिटल लेटर्स में वर्ड लिखेंगे स्टैम्प टू इंडिकेट दैट दिस बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्टैम्प पेपर. राइट आपके एंगल में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में डॉटेड रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल में छोटे से साइज का, उसमें कैपिटल लेटर्स में आप लिखोगे स्टैम्प. उसके नीचे अमाउंट इन फिगर्स ₹10,000 ऑब्लिक डैश. ये ऑब्लिक डैश देने का कारण है बाद में कोई भी इंसान इस अमाउंट में कुछ एडिशन ना करे. फिर से आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपकी जगह में डॉटेड रेक्टेंगल, उसके अंदर कैपिटल लेटर्स में वर्ड स्टैम्प, ये दिखाने के लिए दैट इट इज रिटन ऑन द स्टैम्प पेपर, और उसके नीचे अमाउंट इन फिगर्स. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मेन मैटर ऑफ द बिल. बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या लिखा जाता है. क्रेडिट पीरियड 2 महीने का है, अमाउंट 10,000 है. तो मेन मैटर ऑफ द बिल मिस्टर ए क्या लिखेगा. जाते जाते बता देता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज ये रिक्वेस्ट नहीं है, इट इज एन ऑर्डर गिवन बाय मिस्टर ए टू मिस्टर बी. ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर गिवन बाय सेलर क्रेडिटर टू बायर और डेटर. ये रिक्वेस्ट नहीं है. रिक्वेस्ट क्या करना है, हक से पैसे मांगने हैं. हमने बी को 10,000 के गुड्स डिलीवर किए हैं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर. सो हाउ द मेन मैटर ऑफ द बिल विल बी रिटन. लीगल लैंग्वेज है, 2 बार बताऊंगा. 2 months आफ्टर दिस डेट, कॉमा, पेड टू मी और माई ऑर्डर, कॉमा, दिस सम, SUM माने अमाउंट, दिस सम ऑफ ₹10,000 ओनली, कॉमा, फॉर वैल्यू रिसीव्ड. ये जब आप करेक्टली सुनोगे तो 2 डाउट्स आपको आ सकते हैं. 2 months आफ्टर दिस डेट, पेड टू मी, और पहला डाउट आपका हो सकता है और माई ऑर्डर, दिस सम ऑफ ₹10,000 ओनली, कॉमा, दूसरा डाउट आ सकता है फॉर वैल्यू रिसीव्ड. सो पहला डाउट आपका, सो ये लफड़ा क्या है, पेड टू मी और माई ऑर्डर, मतलब ये बिल हम बी के पास भेजने वाले हैं, बी ये बिल एक्सेप्ट करेगा और बी के पास से फिर बिल ए के पास आएगा. ए ये बिल किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, जैसे चेक या करेंसी नोट ट्रांसफर होता है. ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट is an instrument which can be transferred from one person to another like a currency note. So, और my order का मतलब है, अगर A ने
बी ने ये बिल एक्सेप्ट करने के बाद ए ने ये बिल अगर अपने क्रेडिटर सी को दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लीगली इट इज अलाउड. सो और माई ऑर्डर का मैंने मीनिंग बताया. एंड व्हाट इज द मीनिंग सर? फॉर वैल्यू रिसीव्ड. अरे भैया, सेलर क्रेडिटर मिस्टर ए फोकट में थोड़े ही बिल ये बी पे ड्रॉ किया है. फॉर वैल्यू रिसीव्ड मतलब ए ने ऑलरेडी बी को 10,000 के गुड्स दिए हैं फॉर वैल्यू रिसीव्ड. ये फोकट में वो ऑर्डर नहीं दे रहा है. लॉ की भाषा में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कंसीडरेशन में 10,000 के गुड्स दिए हैं. ये मीनिंग है फॉर वैल्यू रिसीव्ड. सो अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम फॉर्मेट फॉर द थर्ड टाइम. 2 months after this date, comma, paid to me or my order, comma, the sum of rupees 10,000 only for value received. सिग्नेचर करेगा SD/- मिस्टर ए. सो ए को हमने और एक नाम ढूंढ निकाला, ड्रॉवर. ए ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल. और बी का नाम है ड्रॉवी. ड्रॉवी इज अ पर्सन ऑन हुम ए बिल इज ड्रॉन. ये बिल एक्सेप्टेंस के लिए अभी पोस्ट या कुरियर के द्वारा बी के पास भेजा जाएगा. सो आपके एंगल से बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में 2 मिस्टर बी और बी का ब्रीफ एड्रेस, ये दिखाने के लिए कि ये ए ने बिल बी को एक्सेप्टेंस के लिए भेजा है. एक इम्पोर्टेंट बात, इस मोमेंट तक इस डॉक्यूमेंट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कह सकते. हम उसे कह सकते हैं ड्राफ्ट. हम उसे बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कह सकते. फिर डाउट आएगा, सर फिर ये ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनेगा? ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा ड्रॉवी मिस्टर बी ने एक्सेप्ट करने के बाद. तो जस्ट नाउ इट इज अ ड्राफ्ट. सो फिर से बता रहा हूं, आपके एंगल से लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर में 2, ड्रॉवी का नाम जो यहां है मिस्टर बी और ड्रॉवी का ब्रीफ एड्रेस. सो फाइनली ये बिल बी के पास पहुंच गया. पोस्ट या कुरियर से गया है तो बीच में 3-4 दिन तो लगे होंगे. बी विल सी द बिल, क्रेडिट पीरियड 2 months, करेक्ट. Amount 10,000, correct. When B will find everything to be correct, now he will go for accepting the bill. It's a legal procedure of acceptance. B क्या करेगा? बॉटम पार्ट में सेंटर पोजीशन में जस्ट सी 2 पैरेलल लाइनें रूल आउट करेगा. 2 पैरेलल लाइन सेंटर पोजीशन बॉटम पार्ट, और उन 2 लाइनों के अंदर वो लिखेगा एक्सेप्टेड. नीचे SD माने सिग्नेचर मिस्टर बी और उसके नीचे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज 4th April 2020. सो आई एम रिवाइजिंग इट फॉर यू. सेंटर पोजीशन में बॉटम पार्ट में व्हाइल एक्सेप्टिंग द बिल, ड्रॉवी ये 2 पैरेलल लाइनें ड्रॉ करेगा और उन लाइनों के अंदर लिखेगा एक्सेप्टेड. उसके नीचे सिग्नेचर SD/- मिस्टर बी और उसके नीचे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 4th April 2020. I hope you have understood from start till this position. So let us proceed ahead for last few minutes. अभी आप कहोगे सर ये बिल बी ने एक्सेप्ट किया, ये एक्सेप्ट करके ही विल गिव इट बैक टू मिस्टर ए. दैट्स राइट. सर फिर ये बिल ऑफ एक्सचेंज को सेलर क्रेडिटर ड्रॉवर मिस्टर ए इसे क्या कहेगा? मिस्टर ए के एंगल से
ये है बिल्स रिसीवेबल। A bills receivable is a legal document against which the amount is receivable after a specified period. और सेम डॉक्यूमेंट बायर डेटर मिस्टर बी के एंगल से क्या है, वो है बिल्स पेएबल। ए बिल्स पेएबल इज अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच ए सर्टेन अमाउंट इज पेएबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। जिन लोगों का कंसंट्रेशन बेस्ट है उनको शायद ये क्लू लगा होगा, 11 का नॉलेज भी आपके पास है। सर हमें समझ में आया मिस्टर ए के एंगल से बिल्स रिसीवेबल ये एसेट है, कारण इसके बदले में मिस्टर ए को पैसे मिलने वाले हैं। और सर ड्रॉवी मिस्टर बी के एंगल से यही बिल ऑफ एक्सचेंज एक लाइबिलिटी है, कारण उसे एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उसे पैसे देने हैं। आज की स्पीच का एंड में और एक पॉइंट के नॉलेज के साथ करना चाहूँगा। सर फिर ए को ये बिल के पैसे मिलेंगे कब? सर 2 महीने बाद ना, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई, एक और महीना 1 जून। सर 1 जून को ए को पैसे मिलेंगे? भैया नहीं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है ये जो 1 जून डेट आती है जहाँ पे 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं, इसमें 3 दिन ऐड करने पड़ेंगे। इन 3 दिनों को लीगल भाषा में कहा जाता है डेज ऑफ ग्रेस। लॉ डेटर को पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए 3 एडिशनल दिन देना चाहता है। सो ये 3 दिन आप ऐड करो। चलो कर देते हैं। 1 जून में 3 दिन ऐड किए, 2 जून, 3 जून, 4 जून। 4 जून को हम कहेंगे आइदर ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। इस डेट पे मिस्टर ए बी के पास जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल लेके, और इसके पैसे मांगेगा। बी ने अगर पैसे दिए तो हम कहेंगे बिल इज ऑनर्ड, और बी ने अगर पैसे नहीं दिए तो हम कहेंगे बिल इज डिसऑनर्ड। जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज के समझो मिनिमम 50 प्रॉब्लम, वैसे तो 80 भी कर सकते हैं, 50 प्रॉब्लम करेंगे, जो भी करेंगे 99% केसेस में हर प्रॉब्लम में ये बिल डिसऑनर ही होगा। कोई कहेगा सर इतने नालायक लोग दुनिया में हैं। अरे बाबा, फर्स्ट स्ट्रोक में ये बिल अगर ऑनर हो गया तो ये प्रॉब्लम 4-5 जर्नल एंट्री का खेल होगा। ये टॉपिक तो 10 मार्क के लिए पिछले 35 सालों से बोर्ड में है, तो प्रॉब्लम को बड़ा करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम को बड़ा करना चाहिए तो कुछ घटनाएं होनी चाहिए। जैसे आप सीरियल देखते हो, टीवी को सीरियल बढ़ाने के लिए जस्ट इवेंट ऐड करते हैं, ये हो गया वो हो गया, हर एक कैरेक्टर का वो पर्सनल शॉट लेते हैं, बस। वैसे ही ये बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम में बिल डिसऑनर होने वाला है। एग्रीड, मैं बिजनेसमैन हूँ, प्रोफेशनल हूँ, इतने नालायक लोग समाज में नहीं है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में हर बार ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होने वाला है। विदाउट यूजिंग एनी बोर्ड, विदाउट यूजिंग एनी नोटबुक, वीडियो लेक्चर देना एक टफ टास्क है। लेकिन ये 2 लोगों के इंटरनल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का सवाल है। आज की सिचुएशन में ना बोर्ड अवेलेबल है ना कुछ है। आपका कंसंट्रेशन, आप जिस स्टाइल में मेरी बात सुनोगे वो मेरे लिए बोर्ड की तरह है, और मेरा हर स्टेटमेंट है एक
उस बोर्ड पे जो मैं पेन यूज करता हूँ उस पेन की तरह. सो लेट अस एडजस्ट विद द पीरियड एंड लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो मैंने इस लेक्चर के इस स्पीच के एंड में अभी अभी कहा 4 जून को ए बी के पास जाएगा. बी ने अगर पैसे दिए तो हम कहेंगे बिल इज ऑनर्ड, और बी ने पैसे अगर नहीं दिए तो हम कहेंगे बिल इज डिसऑनर्ड. दोस्तों, ये पहला हमारा वीडियो था बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का. मेरी रिक्वेस्ट है एक बार सुन लीजिए, पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, सोने पे सुहागा है. लेकिन कुछ बातें अगर आपके मन में वो नहीं समझी तो रिवाइज कीजिए. यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ तो यू कैन हियर टू दैट वीडियो एनी नंबर ऑफ टाइम्स. कोई लिमिट नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है. सो थैंक यू वेरी मच. आपका फीडबैक ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा. मिलते हैं नेक्स्ट स्पीच में. थैंक यू.